ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। अपनी स्टेट को लेकर इनके मन में दो मुख्य चिंताएं हैं। एक है डिलिमिटेशन और दूसरी है हिंदी। मुझे पता है आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूसरी चिंता में होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए पहली वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके चक्कर में स्टालिन ने अपने लोगों को कह दिया है कि आप 16-16 बच्चे पैदा कीजिए। वो भूल गए हैं कि हम इंसान हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह झुंड में बच्चे पैदा नहीं करते। ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि डिलिमिटेशन की चिंता ने उनकी सोच को इस तरह से झंझोल कर रख दिया है। पहले जानते हैं डिलिमिटेशन होता क्या है। हमारी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, यानी जब जनरल इलेक्शंस में आप मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट डालते हैं तो आप 543 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट चुनते हैं। हर एमपी एक स्टेट के एक पर्टिकुलर रीजन को लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है। इन रीजन्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, यानी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उतने ही एमपी। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को सेट करने के प्रोसेस को डिलिमिटेशन या फिर परिसीमन कहते हैं। हमारे संविधान के हिसाब से हर सेंसस यानी काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन के बाद डिलिमिटेशन होना जरूरी है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को सामान्य रिप्रेजेंटेशन मिल सके। डिलिमिटेशन आज तक सिर्फ 3 बार हुआ है, 1951, 61 और 71 में, यानी इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पिछले 55 सालों में हुई ही नहीं है। बात 1976 की है। इंडिया में इंदिरा थी और इंदिरा की इमरजेंसी भी। देश में बड़े बड़े मुद्दों के साथ एक मुद्दा पॉपुलेशन का भी था, जो कि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। उस समय की पॉपुलेशन ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज अगर भारत में महिलाएं 2 या फिर 1 बच्चा पैदा कर रही है, तो उस समय एक महिला कम से कम 5 बच्चे पैदा कर रही थी। सरकार ने सोचा कि अगर लेटेस्ट सेंसस जो कि 1971 में हुआ था उसके हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हो, क्योंकि इस हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो सरकार ने सोचा कि पहले हम पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देते हैं। जब पूरे देश में पॉपुलेशन बैलेंस में आ जाएगी, उसके बाद हम डिलिमिटेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए सरकार लाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत वो देश के सभी राज्यों की बाउंड्रीज को फ्रीज कर देती हैं अगले 25 सालों तक। 2001, 25 साल हो चुके हैं। सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी की। 2001 का सेंसस होता है, दिखाई देता है कि पॉपुलेशन अभी भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दिया है। लेकिन परेशानी अब भी वही थी। अगर अब डिलिमिटेशन किया जाता है तो सदर्न स्टेट्स को कम सीट्स मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को सीरियसली लिया है। लेकिन सेंट्रल इंडिया जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर पॉपुलेशन अभी भी तेजी से बढ़ रही थी और काफी ज्यादा थी। सरकार ने सोचा कि इस बार भी हम ये नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, तो उन्होंने क्या किया, 84th अमेंडमेंट लाकर फिर से पूरे राज्यों की बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया अगले 25 सालों तक, यानी 2026 तक। तो अब अगर अगला डिलिमिटेशन होता है तो 2026 में होगा, और वो भी सेंसस पूरा हो जाने के बाद। वही सेंसस जो 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस पूरे इतिहास के बाद वापस चलते हैं एम के स्टालिन की तरफ, क्योंकि 2025 आ चुका है। पॉपुलेशन की कहानी वही है। तमिलनाडु और केरला जैसी सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन ऐसा यूपी, बिहार और एमपी जैसी सेंट्रल और नॉर्थ स्टेट्स नहीं कर पाई। यानी अब 2026 में भी अगर सेंसस हुआ और फिर डिलिमिटेशन हुआ, तो फिर से नाइंसाफी किसके साथ होगी? जाहिर सी बात है, सदर्न स्टेट्स के साथ। इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि डिलिमिटेशन होने पर ये लोकसभा में अपनी सीट्स गंवा सकती हैं। इसलिए एम के स्टालिन इसका कट्टर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु को ये आश्वासन दिया है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो उनकी एक भी सीट कम नहीं की जाएगी, लेकिन एम के स्टालिन ये मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि अगले साल जो तमिलनाडु में इलेक्शन है, उसके लिए लोगों के मन में भाजपा के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा जागे, क्योंकि पूरे देश में अगर कोई कोना है जहां पे भाजपा अपने कदम नहीं जमा पाई है, तो वो है साउथ इंडिया। अब इसी भाजपा से चलते हैं स्टालिन की दूसरी परेशानी की तरफ, हिंदी। आपने देखा होगा कि आजकल साउथ इंडिया को लेकर हिंदी लैंग्वेज की डिबेट फिर से भड़क उठी है। वैसे तो ये डिबेट मौसम की तरह आती जाती रहती है, लेकिन इस बार इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 2000 करोड़ रुपयों पर रोक लगा दी है। सरकार ये फंड्स तभी रिलीज करेगी जब एम के स्टालिन न्यू
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, और वो ऐसा कब करेंगे, उनका कहना है कभी भी नहीं। इसलिए सेंटर ने भी कहा कि आपको फंड्स मिलेंगे, कभी भी नहीं। ये क्लैश इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल्स को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कहता है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश के साथ साथ एक नेटिव नेशनल लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ पंजाबी सीख सकते हैं। एमके स्टैलिन का कहना है कि इस पॉलिसी को लाकर मोदी सरकार हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज करना चाहती है, जबरदस्ती थोपना चाहती है, और उनकी इस सोच से तमिलनाडु के काफी सारे लोग अग्री करते हैं। आपको तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वो नहीं चाहते कि हिंदी की वजह से उनकी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को सप्रेस किया जाए। जैसे नॉर्थ या फिर सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स में मजहब और जात को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह साउथ इंडिया में हिंदी को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हिंदी विरोध को लेकर तमिलनाडु का एक इतिहास रहा है, जिसका तमिलनाडु को पहचान देने में एक खास योगदान है। जल्दी से इस इतिहास की बात करते हैं। 1937 में मद्रास इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने जीत हासिल की। सी राजगोपालचारी, पॉपुलरली नोन एज राजा जी, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर बने। उन्हें एक सीएम की तरह समझ लीजिए। उस समय कांग्रेस चाहती थी कि देश भर में हिंदी का प्रचार हो और हिंदी को एक अहम दर्जा दिया जाए। तो राजा जी ने मद्रास के स्कूल्स में हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके विरुद्ध उन्हें बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन प्रोटेस्ट में एक बड़ा नाम था वेंकटप्पा रामासामी, पॉपुलरली नोन एज पेरियार। पेरियार तमिलनाडु के इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक है। उनके इम्पैक्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1967 के बाद से तमिलनाडु में सिर्फ 2 पार्टियों ने राज किया है, डीएमके और एआईडीएमके। ये दोनों पार्टीज पेरियार के द्रविड़ार कजागम से निकली हैं। पेरियार एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने तमिल आइडेंटिटी के साथ साथ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ी। पेरियार ने तमिलनाडु के एंटी हिंदी मूवमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1965 में जब हिंदी को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में 70 लोगों की जान चली गई। एंटी हिंदी मूवमेंट का अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, लेकिन उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इस पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में कंपलसरी है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार इस बात पे अड़ चुकी है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ हिंदी थोपने का एक दूसरा तरीका है। उनका मानना है कि भले ही हिंदी इस पॉलिसी में मेंशन नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 3rd लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हिंदी बन जाएगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को सबसे पहली बार 1968 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन तमिलनाडु ने उसे आज तक अडॉप्ट नहीं किया है। उसके बावजूद भी उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इंडिया के एवरेज स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। और अगर जीडीपी के नंबर्स की तरफ भी देखें तो तमिलनाडु पूरे देश में 2nd हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल तमिलनाडु के पास अच्छे आर्गुमेंट्स हैं ये सपोर्ट करने के लिए कि वो बिना एनईपी के भी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि हिंदी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक अहम स्थान रखती है। वहाँ के पॉलिटिशियंस जनता को हिंदी के नाम पर कभी भी भड़का सकते हैं। भाजपा की हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से ये इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है कि वो हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में फैलाना चाहते हैं। अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं। डीएमके के पास भाजपा के खिलाफ 2 सबसे बड़े हथियार हैं, डीलिमिटेशन और हिंदी, और इन्होंने अभी से हमला करना शुरू कर दिया है। स्टैलिन की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी स्टेट को डीलिमिटेशन से होने वाली नाइंसाफी से बचा सके, लेकिन नए पार्लियामेंट में ऑलरेडी 888 सीट्स हैं और मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि वो सीट्स खाली रहें।